नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। नारी वंदन को लेकर अब सियासी तलवारें खींच गई हैं और सदन से निकलकर ये लड़ाई अब सड़कों पर लड़ी जा रही है। संसद में संशोधन प्रस्ताव को पास नहीं होने देने का आरोप कांग्रेस पर लगाते हुए बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। भोपाल में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिसमें सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों शामिल हुए। इधर कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर मैदान में है। देखिए खास रिपोर्ट और उसके बाद इस खास मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। महिला आरक्षण को लेकर छिड़ी सियासी लड़ाई अब सदन की चार दीवारी से निकलकर सड़क पर आ गई है। भोपाल की सड़कों पर सोमवार को सियासी तापमान बढ़ा नजर आया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर बीजेपी ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली। एमबीएम कॉलेज ग्राउंड से शुरू हुई ये पदयात्रा रोशनपुरा चौराहे तक पहुंची, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई मंत्री, सांसद और महिला मोर्चा की पदाधिकारी शामिल हुई। मंच से बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाओं को उनका अधिकार और सम्मान मिले। कार्यक्रम में अर्चना चिटनेस, लता बानखेड़े, कविता पाटीदार, अश्विनी परांजपे समेत कई महिला नेता उपस्थित रहीं। बहनों के सम्मान के लिए ये लड़ाई जारी है। सड़कों पर हम लोग आकर के विरोध कर रहे हैं। बहनों के साथ पूरा प्रदेश आक्रोशित है, पूरा देश आक्रोशित है। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे आयोजन को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं के नाम पर सिर्फ राजनीति की जा रही है। जमीनी स्तर पर महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार गंभीर नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी संसद में अपनी राजनीतिक रणनीति को छुपाने के लिए अब सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। यानी नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब संसद से निकलकर सड़कों पर पहुंच चुका है और आने वाले समय में इस मुद्दे पर सियासी घमासान और तेज हो सकता है। देखिए, बीजेपी कितना ही चीख पुकार करे, कुछ भी करे, एक झूठ को 1000 बार झूठ बोलने, सच बताने से कोई वो सच नहीं हो जाता। सच को आज नहीं, इस देश की महिलाएं समझ रही हैं, सब समझ रही हैं। ये तो अपना विश्वास खो चुके हैं। अब जनता मौन हो गई है। तुम कितना ही तमाशा कर लो, जनता देखती रहेगी, रिएक्ट नहीं करेगी। वो रिएक्ट करेगी अपने मतदान के माध्यम। महिला सम्मान बनाम सियासी आरोप प्रत्यारोप, नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर यह लड़ाई अब सीधे जनता के बीच है। जहां एक तरफ बीजेपी इसे महिला सशक्तिकरण का बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक स्टंट करार दे रहा है। आगे ये मुद्दा कितना सियासी रंग लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। नारी बंधन अधिनियम बिल पास नहीं होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़क पर है और बीजेपी की यही खासियत है। यदि कोई भी मुद्दा हाथ लगता है तो उसे छोड़ती नहीं है और जन आक्रोश रैली के माध्यम से फिर एक बार यही समझाने का प्रयास किया। अभी सत्ता में है बीजेपी, केंद्र में, मध्य प्रदेश में भी सत्ता में है, कई राज्यों में सत्ता में है, लेकिन जब बात विरोध की आती है तो ये विरोध विपक्ष का था। लेकिन बीजेपी ने ये बता दिया कि उनको सत्ता चलाते भी आता है और विरोध करते भी। आशीष करे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो पूरा देश नारी शक्ति को वंदन करता है, उन्हें प्रणाम करता है और ये सब जानता है कि नारी के बगैर ये जिंदगी कठिन है और चला ही नहीं सकते। बहरहाल सवाल ये भी है कि जब नारी के अधिकारों की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, तो उस पर राजनीति दिखाई देती है। क्यों नहीं सब एक स्वर में तैयार होते हैं कि नहीं, ये आरक्षण मिलना चाहिए, ये हक उनको उनका मिलना चाहिए। महिला अधिकार पर आधी आबादी को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाता। लेकिन इसको लेकर अब ये सियासत जो चल रही है वो भी कई सवाल खड़े करती है। महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे पर अब राजनीतिक पार्टियों का फोकस है। क्या वाकई उस पर सियासत का चंदन लग चुका है? नारी वंदन को लेकर सियासी तलवारें तो खिंची हुई हमको दिखाई दे ही रही है, क्योंकि सदन से लेकर तो सड़क तक अब यही चर्चा हर तरफ दिखाई दे रही है। जो बिल पेश किए गए थे उनमें परिसीमन बिल भी था, लेकिन बात आरक्षण की ज्यादा हुई, महिला आरक्षण की ज्यादा हुई। विपक्ष ने विरोध किया कि परिसीमन बिल अंदर तो वही है, बाहर से सिर्फ महिला आरक्षण की चाशनी है, उसमें डुबोकर यह बिल पेश किया जा रहा है। लेकिन महिला आरक्षण बिल पर सहमत क्यों नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। विपक्ष के अपने आरोप हैं, तो सरकार लगातार विपक्ष पर ही ये वार कर रही है कि उसने ये बिल
पास नहीं होने दिया, एक साथ मिलकर बिल का विरोध किया। तो सदन के बाद अब ये लड़ाई सड़कों पर आ गई, यानी कि बीजेपी ने अब पूरा मूड बना लिया है कि इस मुद्दे को ऐसा छोड़ा नहीं जाएगा। इसको अब सड़कों तक लाया गया, लोगों के दिलों तक ले जाया जाएगा। आवाज ये उठाई जाएगी कि विपक्ष महिला विरोधी है। क्या ये नैरेटिव है? क्या विपक्ष इस नैरेटिव को तोड़ पाने में सफल होता है? विपक्ष क्या कुछ हथियार लिए अपने पास बैठा है? क्या विपक्ष भी इस जाल में फंस चुका है पूरी तरह से? क्योंकि महिला आरक्षण का मामला ही ऐसा गंभीर मामला है कि विपक्ष खुलकर भी विरोध नहीं करेगा, खुलकर समर्थन भी नहीं कर रहा है। सरकार ने पूरा का पूरा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा है और अब पूरी तरह से सड़कों पर सरकार पहुंच चुकी है। सरकार ये बात साबित करने में लगी है कि विपक्ष की वजह से ही महिलाओं को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाया। तो किस तरह से महिला आरक्षण को लेकर भोपाल की सड़कों पर भी हमने देखा, सियासी तापमान बढ़ा हुआ था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी ने जो जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली, यूं तो पूरे देश भर में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह जगह पुतला दहन किया गया। जब यह बिल पेश किया गया, ये पता था कि संख्या बल नहीं है। शायद सरकार को यह लग रहा होगा कि यह बिल जब प्रस्तुत किया जाएगा तो विपक्षी दलों में से कई ऐसे लोग होंगे जो महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए सरकार के समर्थन में आ जाएंगे। भले ही संख्या बल नहीं हो, इसके बावजूद शायद यह बिल पास हो जाएगा। और चलिए इस पर चर्चा करते हैं और हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ गई हैं और उनसे हम चर्चा करते हैं। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका और आपसे ये जानना चाहते हैं। देखिए, हमने आमतौर पर ये देखा, आमतौर पर बल्कि कई बार इसी तरह की बातें होती हैं कि विपक्ष जो है वो सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करता है, सड़कों पर उतरता है और सरकार जो है, सरकार, संगठन, तमाम लोग प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ तो सरकार, संगठन सब कुछ सड़कों पर है। क्या आपको लगता है कि ये जो तमाम चीजें हैं वो विपक्ष की वजह से नहीं हुई है और सरकार कंट्रोल की जगह अब क्या सड़कों पर उतरकर जनता के बीच जाकर इस मामले को उठाना चाहती है? पहली बात तो सरकार सड़क पर नहीं उतरी है, महिला शक्ति जो है वो सड़क पर उतरी है। हमारे नेताओं ने उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है कि वो चाहते हैं कि नारी शक्ति जो है वो देश की निर्णय में, देश की संसद में, देश की विधायिका में जाकर उनकी सहभागिता हो उसमें, और जो देश के अंदर जो भी निर्णय हो, उन संसद के अंदर जो भी निर्णय हो, वो उसमें अपनी पूरी सहभागिता, अपनी क्षमता वर्धन को वो दिखाएं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे कि जो उनके अंदर योग्यता है उसका वो पूरा उपयोग कर सकें। क्योंकि भारत का ये इतिहास रहा है कि हमारी जो नारी शक्ति है, जब जब उसने अपने हाथ में कमान ली है तब तक देश में इतिहास लिखा गया है, चाहे वो झांसी की रानी हो, अहिल्याबाई देवी हो। और ये भी इतिहास रहा है कि जब जब नारी का अपमान हुआ है तब तब अन्याय और अन्याय करने वालों का और अहंकार का नाश हुआ है। तो आज नारी शक्ति उसी अन्याय और अहंकार के प्रति खड़ी हो गई है निश्चित तौर पर, और उसका अंत जरूर होगा। देखिए, हमने 78 साल इंतजार किया है संसद की दहलीज पर और विधानसभा की दहलीज पर। आज वो अवसर आ रहा था जिसे विपक्ष ने उसको पलटने की कोशिश की, लागू नहीं होने दिया कुतर्क पेश करके, जबकि जो संविधान के दायरे में होकर महिला बिल आरक्षण जो है उसको पारित होना, उसको पारित तो हो चुका है, लागू होना था, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना था, उसको रोकने का जो पाप किया है, जो अपराध किया है, उसको नारी शक्ति कभी भी माफ नहीं करेगी। और जब जब इतिहास में नारी शक्ति अधिनियम के बारे में चर्चा होगी, लिखा जाएगा तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा, और डीएमके, सापा, टीएमसी और कांग्रेस का काला इतिहास उसमें दर्ज होगा। और जहां जिस पार्टी का नेतृत्व महिलाएं कर रही हो, प्रथम परिवार की, और जो कहते हो कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं,
वो अन्याय के प्रति, अन्याय के साथ खड़ी दिखी है, अन्याय के विरोध में नहीं। और देखिए, जब ये बिल जो है इन्होंने गिरा दिया, उसके बाद ये जश्न मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है कि संसद के बाहर खड़े होकर ये उत्सव मना रहे थे कि हमने तो मोदी को हरा दिया, हमने तो मोदी को हरा दिया। दरअसल इनकी जो ईर्ष्या है वो हर अच्छे निर्णय में इस तरह से विरोध प्रदर्शन से शुरू होती है। चाहे हम धारा 370 की बात कर ले, चाहे हम एयर स्ट्राइक की बात कर ले, चाहे हम जनधन खातों की बात कर ले, चाहे 35A की बात कर ले, कई ऐसे निर्णय जो हुआ है देश की सशक्त बनाने के लिए, देश की तरक्की के लिए, इनने हर उस निर्णय का विरोध किया है, चाहे GST, हर चीज का विरोध किया है। लेकिन आज देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो देश को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी की जो इच्छा शक्ति है कि आधी आबादी को नेतृत्व मिले, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमें नेतृत्व मिलेगा। इनके कुतर्कों की हार होगी। और जो इनकी मंशा है, मैं जान लेता हूं उन्हीं से। अभी भी इनका ये कहना है कि अभी और मैं आता हूं आपके पास फिर से 10 साल और इंतजार करिए। जी मंजरी जी, मैं आता हूं आपके पास फिर से। हमारे साथ अपराजिता पांडे जी भी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका मैम। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए अब तो सरकार, महिला, जैसे कि मंजरी जी भी कह रही हैं कि यहाँ महिला शक्ति सड़कों पर उतरी हैं, सरकार नहीं, लेकिन तमाम लोग जो यहाँ पर अब सड़क पर आ गए हैं, और ये साबित हो रहा है या साबित करने की कोशिश भी हो रही है, जैसा कि आम जनता ने भी देखा, चुनाव के समय ये पता चलता है कि कांग्रेस जो है वो महिला अधिकारों को लाने नहीं देना चाहती है, उनके हक को पूरा नहीं करना देना चाहती है। इस बिल को रोकने का जो असफल प्रयास है वो प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया गया है। तो कांग्रेस की तरफ से क्या कोशिशें हैं मैम? और चूंकि इस तरह की आप तो सड़कों पर दिखाए, पूरे देश भर में दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, जो इतिहास के जानकार होंगे वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी है जो विमेन्स रिजर्वेशन बिल लाई थी। ये भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे से जानती है। 2010 में, अगर क्रोनोलॉजी समझे, 2010 में विमेन्स रिजर्वेशन बिल आया था। कांग्रेस पार्टी ने उसे राज्यसभा में लाया, क्योंकि राज्यसभा में बिल लाइव बिल होता है, इसीलिए कि हम चाहते थे कि वो बिल जीवित रहे, इसीलिए हम उसे राज्यसभा में लाए। लोकसभा में हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो वो बिल पास नहीं हो पाया। अब विमेन्स रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं। ये सरकार इतना असत्य बोलती है, इतनी भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठी पार्टी है कि इनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि ये पहली सरकार है। ये विमेन्स रिजर्वेशन बिल कब आया था? 2023 में आया था, 21 सितंबर 2023 में आया था। ये इतनी निकम्मी और झूठी सरकार है कि अपने बिल को नोटिफाई नहीं कर पाई है 2026 तक। आपको 2026 तक लग गया, इतने साल लग गए। 9:55 PM को आप अपने बिल को नोटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको डिलिमिटेशन, परिसीमन करना है। वाह, क्या बात है। ये इतिहास की बात करते हैं। मैं इनको इतिहास याद दिला दूं, मणिपुर में जब हमारी बेटियों के साथ इतना बुरा हुआ, तब आप शांत रहे, खामोश रहे। ये आपकी सौगात है भारतीय जनता पार्टी की हमारी बेटियों को। उन्नाव में आपने क्या किया? सेंगर आपकी पार्टी का नेता है जिसने एक महिला के साथ अपराध किया और उसके पूरे परिवार की हत्या करवा दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। अरे हमारी महिला रेसलर्स जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया, वो दिल्ली में, कैपिटल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से न्याय की गुहार लगाते अपराजिता जी, उन्होंने क्या किया? एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस पर, इसी पर सवाल। हाँ जी ललित जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, मंजरी जी से जरूर पूछिएगा। मैं पूछूंगा। अरे हमने मैं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, आपसे एक सवाल है, हर ऑपोजिशन पार्टी सपोर्ट करेगी। अभी जो मौजूदा 543 सीट है पार्लियामेंट, मुझे ये बताइए, 181 आरक्षित कर दीजिए। मुझे ये बताइए, रिजर्वेशन बिल आज लागू हो जाएगा। परिसीमन की बात मत करिए, क्योंकि बंगाल के चुनाव है, तमिलनाडु के चुनाव है। मैं ये पूछना चाहता हूं मैम कि 2023 में तो आप खुद ही लाना चाहती थी, ये पास हुआ, जैसे कि आप दावा भी कर रही हैं। मेरा ये कहना है कि अगर चलिए कोई बात नहीं, दूसरी बार अगर सरकार पेश कर रही है तो क्या आप उस गंभीर मुद्दे को समझने में आपसे भूल हो गई? क्या कर देना चाहिए था कम से कम महिला आरक्षण के मुद्दे पर? फिर बाद में आकर आप सड़क पर आती और आप ये कहती कि देखिए पहले बीजेपी ने इस मुद्दे को भटकाया, लटकाया, और हमने देखिए उन्होंने जैसे दूसरी बार लाया, हमने उस बिल को पास करा दिया। तो आप मजबूत स्थिति में होती मैम। नहीं ललित जी, देखिए बात क्या थी
जो अभी मंजरी जी ने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को आज बहुत बड़ी एक ठेस पहुंची है। क्यों पहुंची? उनको लगा कि वो अपना हथकंडा, अपना षड्यंत्र में कामयाब हो जाएंगे। पर हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम जश्न मना रहे हैं। ये संविधान की जीत है, ये हिंदुस्तान की जीत है, ये विपक्ष की जीत है, ये देश की जीत है, ये महिलाओं की जीत है। क्योंकि असल में ये विमेन्स रिजर्वेशन बिल कभी था ही नहीं, ये परिसीमन का बिल था। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं मंजरी जी, उनका ये कहना है, विपक्ष ये कह रहा है, जी मैं मंजरी जी से पूछना चाहूंगा। मंजरी जी, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आपने आरक्षण, महिला आरक्षण की चाशनी में लपेटकर परिसीमन बिल पेश किया, और ये तो 2023 में चूंकि पास था, उसी को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? ये क्यों आपने एक संशोधन के नाम पर नए बिल लेकर आए? इसका क्या जवाब है मैम? देखिए, मैं क्रम से जवाब दूंगी। पहली बात, जब 2010 की बात आई तो वो भी मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि झूठ बोलने की आदत कांग्रेस को इल्जाम हम पर लगाते हैं। 2010 में जब ये बिल लेकर आए, तब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका सपोर्ट किया था, इसलिए वो बिल पास हुआ था। इनके जो सहयोगी दल थे, उन्होंने तो इसका पुरजोर विरोध किया था, और उसी के अनुसार जैसे आज वो कुतर्क पेश कर रहे हैं ना, वही कुतर्क उनने उस समय भी पेश किए थे कि आरक्षण के अंदर आरक्षण कोटा लाइए, और इसके अलावा उस बिल की इन्होंने धज्जियां उड़ाकर फाड़ कर फेंक दिया था सदन के पटल पर। लोकतंत्र के मंदिर का तो अपमान किया ही था, लेकिन महिला जाति का भी अपमान इन्होंने किया था लोकतंत्र के मंदिर के अंदर। इसके बाद ये 2014 तक 4 साल तक उस बिल को लोकसभा में पेश क्यों नहीं किया जब राज्यसभा में पास हो गया था? क्या कारण था? कारण एक ही था, सत्ता को बचाना था। हमारे जो सहयोगी दल हैं वो नाराज ना हो जाएं। तीसरी बात इन्होंने जो कही कि जो 2023 में जो बिल पास हो चुका है, उसको वैसे का वैसा आप पास कर दीजिए, तो उसके अंदर उसी का तो संशोधन लेकर आए हैं कि हम पहले जनगणना करेंगे और फिर उसके बाद परिसीमन करेंगे। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि जनगणना और परिसीमन इतनी जल्दी हो नहीं सकता, तो 2029 में हम कैसे लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दे पाएंगे? तो इसलिए ये संशोधन 131वां संशोधन इसीलिए लाया गया था कि हम 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन करके और इस बिल को हम पास कर दे, ताकि हमारी बहनों को और अब इंतजार ना करना पड़े। पूरी एक सदी निकाल देंगे क्या इंतजार करवाकर? कब महिलाओं को अधिकार देंगे? कब आपकी नीयत में साफ होगी महिलाओं के प्रति कि सिर्फ वोट बैंक समझेंगे? चौथी बात इन्होंने कहा कि पंचायती राज हम लेकर आए थे। भैया आपको बता दूं, अपनी जानकारी करेक्ट कर लीजिए कि आप पंचायती राज लेकर नहीं आए थे। आप जैसे राज्यसभा में आपने ये बिल पारित किया था ना, वैसे ही 1989 में राजीव गांधी जी सिर्फ प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन बाद में इस बिल को पास किया गया, 33% दिया और हमारी सरकार ने इसको 50%। उसका कुछ जवाब भी देना चाह रही। ठीक है मैम, वो जवाब भी देना चाह रही है। और मैं पूछना चाहता हूँ अपराजिता जी, अगर परिसीमन हो भी जाए तो क्या बुरा है? क्योंकि अभी जो मौजूदा स्थिति है अगर हम देखते हैं तो लगभग ये जो अभी स्थिति है, लोकसभा की 469 के करीबन पुरुष हैं और 74 के करीबन महिला हैं। अगर ये बिना परिसीमन के, जैसे कि आप कह रही कि 33% सीटें महिलाओं को मिलनी चाहिए, यानी कि जो आरक्षित सीटें 181 हो जाएंगी, तो ओपन सीटें 362 ही रहेंगी। अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो 107 पुरुषों को खाली बैठना पड़ेगा, अगली बार उनको मौका ही नहीं मिलेगा। अगर परिसीमन हो जाता है और वो सीटें बढ़ जाती है, महिला आरक्षित सीटें 232, यानी कि वो कह रहा है कि 50% हम बढ़ाने के लिए तैयार है, तो ऐसे में तो सीटें भी बढ़ जाएंगी, ओपन सीटें भी 544 होंगी, यानी कि अगली बार अगर चुनाव लड़ने के जो इच्छुक हैं तो उनकी सीटें नहीं जाएगी, उनको दोबारा मौका मिल सकेगा, महिलाओं को भी मिलेगा। क्या इसमें कोई आपत्ति थी और क्यों आपत्ति है? आपको लगता है कि ये उनकी तरफ से उनकी सीटें बढ़ेंगी? ललित जी देखिए, विमेन्स रिजर्वेशन बिल पर कांग्रेस पार्टी को और ना किसी विपक्षी दल को कोई आपत्ति है। जो आप परिसीमन की बात कर रहे हैं, चलिए उसे कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर पे समझते हैं। ठीक। जब 2023 में जब ये बिल आ गया था, विमेन्स रिजर्वेशन बिल, जब ये लॉ ऑफ द लैंड बन गया था, तो आपको इतने साल क्या प्रॉब्लम थी? आपने क्यों नहीं जनगणना सेंसस करवाया? अब आप बोल रहे परिसीमन हम कर लेंगे, डिलिमिटेशन कर लेंगे 2011 के सेंसस पर। कैसे कर लेंगे? 2011 से 2026 तक 15 साल निकल गए, इतनी चीजें बदल गई। 2011 के सेंसस में ओबीसी वर्ग के बारे में चर्चा ही नहीं है। अगर आप SC, ST, SC, SC
एसटी और ओबीसी वर्ग को वंचित रखेंगे, तो ये कहाँ का न्याय है? ये उन महिलाओं के लिए न्याय नहीं होगा। पर देखिए, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनली पहले सेंसस होता है, जनगणना होती है, उसके बाद परिसीमन होता है, डिलिमिटेशन होता है, उसके बाद बिल पास होता है। बट भारतीय जनता पार्टी का उल्टा गणित समझिए। बिल्कुल मैम, लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता क्या समझती है। 2026 तक नोटिफाई नहीं करवाया। ठीक है मैम, समय मेरे पास उतना ही था, समय इतना ही। बस एक हम जी बिल्कुल जल्दी कंप्लीट कीजिए, जल्दी। बस यहाँ 73rd 74th अमेंडमेंट पंचायत राज में, लोकल बॉडीज में हम लाए, उसका विरोध करने वाले थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राम जेठमलानी जी और जसवंत सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी ने सवाल अपराजिता जी ये है कि मौजूदा समय में जनता कितना समझती है ये बिल किसी भी वजह से अटका हो। ये हो सकता है आप टेक्निकल पॉइंट्स गिना रही है, ये जनता तक कैसे पहुंचेगी? ये तो आप जनता तक जाएंगे तभी पहुंच पाएगी। सवाल है कि जनता तो ये समझ रही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम रुका क्यों, और रुकने के पीछे अगर बीजेपी और सरकार तमाम लोग जो है अगर सड़क पर उतर कर ये कहेंगे कि कांग्रेस की वजह से रुका, तो जनता तो ये इसी तरह समझेगी ना। टेक्निकल हम ही नहीं समझ पाते तो जनता तक कैसे पहुंचेगा? बहरहाल मैम, ये जरूरी है कि महिलाओं को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेक्निकलिटीज होती हैं, दोनों ही दल आपस में मिलकर बातचीत करें और इसको सुलझाए, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण जरूर मिलना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया मंजरी जी आपका भी, अपराजिता जी की आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।